we are going to discuss about Poets and Pancakes, which is the chapter of class 12 CBSC. And in this video, we'll be talking about a basic summary and the basic intro of the Gemini Studio, which the author gave in the very first few pages. This is the part 1 of this chapter. As this chapter is very big, so we'll be discussing it in parts. Before starting up the video, I request you all to pick up a pen and copy with you and write down the few important things which you feel is important for your exam point of view. And without further ado, let's begin the video. This video we are going to talk about Poets and Pancakes, and it is written by Ashoka Mitran, who is a Tamil writer. And if you talk about the time span of this writer, he was born in 1931 and he died in 2017. तो अगर इसकी बात करें तो इट इज़ बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट विच इज़ रिटन बाय द राइटर, एंड द राइटर इज़ अ तमिल राइटर. और ये एक तरीके से एक पूरी बुक थी. उस बुक में से कुछ पार्ट आपके एनसीईआरटी में डाला गया है और ये अशोका मित्रन ने खुद लिखी थी, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट कहते हैं. ये बुक का नाम था माई ईयर्स विद बॉस. फर्दर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स एंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज़ पार्ट 1 क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो स्मॉल पार्ट्स में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि नोट्स ज़रूर बना लेना इस चैप्टर के, क्योंकि आपको फिर मेमोराइज़ करने में ईजी रहेगा. तो अगर इस स्टोरी की बात करते हैं तो इस स्टोरी में बेसिकली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो ऑथर के बारे में, उनका क्या रोल था जेमिनाई स्टूडियो में. तीसरा हम बात करेंगे मेकअप की और ब्रांड जो पैनकेक्स था. पैनकेक्स खाने वाला पैनकेक नहीं था. पैनकेक एक ब्रांड का नाम था, एक मेकअप ब्रांड का नाम था जो जेमिनाई स्टूडियो वाले बहुत लेकर आते थे. टक भर के लोड होता था ये वाला ब्रांड मेकअप करने के लिए. और फिर हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि कैसे उनके स्टेबल पे ही पूरा जेमिनाई स्टूडियो सेटअप किया गया था उसी बिल्डिंग पे. तीसरा हम बात करेंगे मेकअप रूम के बारे में कि मेकअप रूम का पूरा स्ट्रक्चर क्या था और वहाँ के जेमिनाई स्टूडियो की क्या हायरार्की रही है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले अशोका मित्रन के बारे में बताने से पहले भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये एक बायोग्राफिकल अकाउंट है और इसमें उन्होंने डिस्कस किया है अपने लाइफ के बारे में, उस पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में जब वो जेमिनाई स्टूडियो में काम कर रहे थे. व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर द जेमिनाई स्टूडियो, तब के बारे में उन्होंने इस पूरी बुक में लिखा है. और कैसे वो ये बताते हैं कि कैसे लोगों को लगता था कि उनका जो काम है, मतलब जो अशोका मित्रन का काम है, वो कितना यूज़लेस काम है. कुछ करते तो है नहीं, क्या ही करते हैं, क्लिपिंग्स करते रहते हैं और जो सारी न्यूज़ वगैरह हैं वो फाइल्स में इधर उधर लगाते रहते हैं. तो एक तरीके से इन्होंने पूरी बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने बात की है अपनी लाइफ के बारे में जो उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो में स्पेंड करी थी. तो अब हम बात करते हैं राइटर के बारे में. राइटर जो हैं एक तमिल राइटर हैं. उन्होंने अपनी बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, और एक ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है. ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट तब होता है जब राइटर अपनी कहानी खुद अपने आप से लिखता है, किसी और से लिखवाता नहीं है. जब कोई और इंसान किसी और की कहानी लिखता है तो वो बायोग्राफिकल है, पर ऑटोबायोग्राफिकल वो होती है जब राइटर अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखता है. तो अशोका मित्रन ने ये जो बुक लिखी है वो खुद अपने हाथों से लिखी है, किसी से लिखवाई नहीं है, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट कहते हैं. अब अगर हम जेमिनाई स्टूडियो की बात करते हैं तो जेमिनाई स्टूडियो वॉज बेसिकली लोकेटेड इन चेन्नई और ये सेटअप किया गया था 1940 के टाइम पे. ये जेमिनाई स्टूडियो जो था ना वो फिल्म स्टूडियो था और 1940 में इसको सेटअप किया गया था. को पहले भी बताया कि माई ईयर्स विद बॉस जो इन्होंने बुक लिखी है उसमें ही हैज़ बेसिकली टॉक्ड अबाउट द एक्सपीरियंस इन दैट स्टूडियो. और वो बताते हैं कि जो जेमिनाई स्टूडियो था वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की. उस टाइम पे बहुत अर्ली डेज पे जब फिल्म मेकिंग चालू हुई थी, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी. और इसका अगर फाउंडर की हम बात करते हैं तो इसके फाउंडर जो थे वो एस वासन थे, मतलब बॉस थे वो स्टूडियो के. इन्होंने फाउंड किया था जेमिनाई स्टूडियो को. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ अशोका मित्रन.
अब रोल क्या रहा है उनका इस स्टूडियो में, वो ये था कि अशोका मित्रन जो थे वो कट करते थे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कट करते थे और जो न्यूज़ और जो वगैरह वगैरह जो और वैरायटी ऑफ न्यूज़ेस आती थी उसको अलग अलग फाइल्स में स्टोर करते थे। और कुछ ऐसी न्यूज़ेस वो खुद भी लिखते थे। मतलब वो क्या करते थे, या तो क्या, वो ये करते थे कि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थी उसको कट करते थे। वैरायटी ऑफ न्यूज़ जो आती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उसे फाइल पे स्टोर करते थे। और कई कई जो न्यूज़ होती थी उन्हें खुद अपने आप से लिखना पड़ता था। अब लोगों के हिसाब से जो उनका ये काम था वो इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन था ही नहीं। अब बुक में पता है इसको क्या लिखा गया है? बुक में इसको कहा गया है कि ये इनसिग्निफिकेंट फंक्शन है। मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है जो वो कर रहे हैं कर रहे हैं। दो दो द फंक्शन वॉज इनसिग्निफिकेंट बट अशोका मित्रन उस पूरे स्टूडियो के वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर थे। सबसे ज़्यादा पढ़ाकू इंसान, सबसे ज़्यादा समझदार इंसान उस पूरे स्टूडियो के जो थे वो अशोका मित्रन ही थे। चाहे उनका काम इतना सराहाया नहीं गया, चाहे उनके काम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, इनसिग्निफिकेंट माना गया, पर फिर भी अशोका मित्रन उस जेमिनाई स्टूडियो के बहुत वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर में आते थे। पीछे से ट्रेन जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब हम बात करते हैं समरी के बारे में। अब ये मेन है और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाए हैं बुक से, तो कुछ स्किप नहीं हुआ है इसमें। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही, मतलब बुक के स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये बताया है, उन्होंने एक तरीके से जेमिनाई स्टूडियो का बेसिक सा इंट्रो दिया है कि जेमिनाई स्टूडियो में वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, वो किसके तबेले में था, स्टेबल में था और ये सब। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि पैनकेक जो है ना, पैनकेक वो खाने वाला नहीं है। पैनकेक वॉज बेसिकली अ ब्रांड ऑफ मेकअप दैट जेमिनाई स्टूडियो बॉट इन लोड्स में लेके आते थे। पूरे ट्रक भर भर के उनके पास इस ब्रांड का मेकअप आता था और वो लोगों को, एक्ट्रेसेस को वो मेकअप लगाते थे। तो पैनकेक वॉज बेसिकली अ ब्रांड दैट जेमिनाई स्टूडियो यूज्ड। वो अलग अलग एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं, जैसे ग्रेटा गार्बो, जैसे मिस गोहर, जैसे विजयंती माला, जैसे राती अग्निहोत्री, वो सब का ये नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन्होंने भी ये मेकअप ब्रांड ज़रूर यूज़ किया होगा ना। जैसे ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, विजयमंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट। बट वो ये कहते हैं बट राती अग्निहोत्री मस्ट हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर वो स्टार्टिंग में ये सारे चार लोगों के नाम लेते हैं और ये कहते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो जेमिनाई स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो ये कहते थे कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनाई स्टूडियो का, वो उस बिल्डिंग में लोकेटेड था जहाँ ऐसा माना गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव एक तरीके से एक फॉरेनर थे, एक ब्रिटिशर थे। वो जो बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट क्लाइव की स्टेबल हुआ करती थी। स्टेबल मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं। तो बिलीव किया जाता है ऐसा कि मेकअप डिपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में लोकेटेड था जहाँ रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। अब रॉबर्ट क्लाइव की वो थोड़ी सी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत काम किए, पर दो मेन काम जो उन्होंने किए वो ये किए कि उन्होंने कुछ बहुत इम्पॉसिबल बैटल्स लड़े हैं इंडिया के लिए, इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स पर। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शादी करी थी एक मेडन के साथ एसटी मैरी चर्च में मद्रास में। तो ये दो काम रॉबर्ट क्लाइव ने किए। अब वो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये सब हम लोग ने बात कर दी। अब रॉबर्ट क्लाइव की भी बात हो गई, अब हम मेकअप रूम की बात कर रहे हैं कि मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था। लाइट्स थी, बड़े बड़े मिरर्स थे। और दूसरा वो कहते कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो पहले एक बंगाली हेड किया करते थे, मतलब एक बंगाली बॉस थे, वो हेड किया करते थे। पर जैसे ही वो बंगाली बॉस फेमस हुए उन्होंने मेकअप डिपार्टमेंट छोड़ ही दिया, उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो को छोड़ ही दिया। उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आए। महाराष्ट्रियन को असिस्ट करने के लिए
बहुत सारे लोग आए, जैसे जैसे एंग्लो बर्मीस आए, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन उनको असिस्ट करते थे, एक अंधरायन उन्हें असिस्ट किया करते थे, और जो छोटे लोकल तमिल्स होते थे वो उन्हें असिस्ट किया करते थे। तो ये जो इन्होंने सब बताया कि बंगाली ने छोड़ दिया, महाराष्ट्रियन आया, महाराष्ट्रियन के साथ बहुत सारे लोग अलग अलग रिलीजन के काम किया करते थे, वो ये दिखाते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में, उनके मेकअप स्टूडियो में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हुआ करती थी, कि अलग अलग लोग आके एक साथ जुड़ के कैसे काम करते हैं और कोई लड़ाइयाँ नहीं करते। अब देखो, ये जो इन्होंने स्टोरी लिखी है ना, इसमें कहीं ना कहीं सटायर का यूज़ किया गया, एक छोटा सा जेंटल ह्यूमर ज़रूर ये लाने की कोशिश की है अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो राइटिंग स्टाइल की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा ह्यूमरस है, थोड़ी थोड़ी इनकी जो बातें हैं वो इन्होंने हंसी मजाक के तौर पे बताने की कोशिश करी है। अब कैसे इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है, जिसको आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे लोग थे, मेकअप डिपार्टमेंट वाले, हम लोग ऐसे लोग थे कि एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को भी हम लोग हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर की तरह दिखा सकते थे। कैसे? जैसे लोड्स ऑफ पैनकेक्स की वजह से दिखा सकते थे, मतलब इतना मेकअप लगा देते थे इस वजह से दिखा सकते थे, और जो लोकल लोशंस वगैरह, मतलब मेकअप के तौर पे, मेकअप की वजह से हम लोग एक सुंदर डिसेंट लुकिंग पर्सन को भी एक मॉन्स्टर की तरह दिखा सकते थे। तो ये ह्यूमरस है। जब आप लाइन बाय लाइन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना, ये सुन के हंसी आ रही है ना कि देखो कितने डिसेंट लुकिंग इंसान को हम अपने मेकअप के वजह से एक अजीब से मॉन्स्टर की तरह दिखा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इसमें ह्यूमर लाने की कोशिश की है अपनी राइटिंग में। और फिर आगे वो ये कहते हैं कि जब वो काम करते थे और जब फिल्म मेकिंग शुरू हुई थी तो क्या होता था ना कि पहले जो शूटिंग्स होती थी वो आउटडोर नहीं हुआ करती थी, वो इंडोर ही हुआ करती थी। आउटडोर शूटिंग्स सिर्फ 5% के अंदर अंदर ही सिर्फ आउटडोर शूट किया जाता था, वरना 95% जो थी वो शूटिंग्स इंडोर हुआ करती थी। और वो ये कहते थे कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो करता था। जैसे वो कहते थे कि मेकअप करने वाले भी अलग अलग लोग थे। जैसे जो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस हुआ करती, जो मेन लीड रोल में हुआ करती थी, उनको मेकअप करने के लिए चीफ मेकअप मैन हुआ करता था, जो उनको मेकअप किया करता था और अगली बनाया करता था उनके हिसाब से। तो ये इसमें भी ह्यूमर आ रहा है, अगली थोड़ी कोई मेकअप से बनाता है, उनको तो ढंग का बनाया जाता था ना। वो सिर्फ एक ह्यूमर लाने के लिए ऐसे कहते हैं कि जो चीफ मेकअप मैन था वो भी एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली बनाया करता था अपने मेकअप के थ्रू। ठीक है, तो चीफ मेकअप मैन लीड एक्टर एक्ट्रेसेस को देखता था। जो सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था वो सेकंड लीड एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं ना एक फिल्म में, उनको मेकअप किया करता था। और जो जूनियर असिस्टेंट हुआ करता था उसका मेन काम था कॉमेडियन को मेकअप करना। और जो ऑफिस बॉय, जैसे हर एक डिपार्टमेंट के हर एक चीज़ के ऑफिस बॉय तो होते हैं ना, जो चाय पानी और ये सब लेके आते हैं। तो ऑफिस बॉय क्या करता था, जब भी बाहर शूटिंग हुआ करती थी और बाहर का सीन होता था तो क्राउड जो आसपास इकट्ठा है ना, तो क्राउड को भी थोड़ा सा मेकअप करवाया जाता था कि वो थोड़ा सा सही दिखें जब शूटिंग हो रही हो। तो ऑफिस बॉय क्या करता था, वो क्राउड के प्लेयर्स का मेकअप किया करता था। तो इसके थ्रू इन्होंने हायरार्की दिखाई है। अब आगे जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेमिनाई स्टूडियो का भी एक ऑफिस बॉय था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और भी आगे जो चीज़ें होंगी, कैसे वो परेशान किया करता था, और कैसे अब राइटर भी चाहता था कि जो शूटिंग्स हो वो बाहर होए ताकि ऑफिस बॉय उन्हें परेशान ना करे। तो ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर ओनली, बट इट विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।